अच्छा लगता है ना, वो होता भी है भाई, देखो ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन बढ़िया पहनी है, एकदम खड़े होकर ऐसी की तैसी करवाएंगे मैच, मतलब करवाएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टी कमेंट्री करते हुए, अब तो एक आध बार तो कहीं लाइन आएगी कि क्रिस्टी कमेंट्री कर रही हैं, तो भैया ये है क्रिस्टी बहन जिन्होंने माहौल बना दिया एकदम। लड़कियों मैं तुम लोग को बताऊं कसम से, तुम लोग मुझे नहीं पता किसकी शहर से कहां से हो बिटिया या दोस्त मेरी, लेकिन यार तुम लोग को ना ऐसे देखते हैं एकदम प्राउड के साथ खड़ा होकर के अंतरराष्ट्रीय मंच पे धड़ल्ले से भाषण दो, यहाँ पे 100-200 लड़के आदमी बैठे से, हाँ मैडम एकदम सही, जी मैडम, यस मैडम, भौकाली मैडम, होना चाहिए। साउंड नहीं आ रहा है क्या? एक्चुअली हम तुमको बताएं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, ये बड़ी समस्या है। हाँ अब साउंड की तो दिक्कत नहीं है ना, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा अन्य चर्चित महिलाओं को देख लो, दो चार टॉल दोहराओ। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला रैपर राजा कुमारी, वो वाले गनवा तरीके वो वाले रैपर वही करते हैं ना, इकट्ठा वो गनवा गाते हैं, जो लता मंगेशकर थोड़ी होते हैं वो लोग, यही ले तरीके फिर रैपर राजा कुमारी। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी, ये इंपॉर्टेंट बनेगी। भारतीय राज्यपाल, और किस राज्य की? मिजोरम की राज्यपाल की एडीसी बनने वाली पहली महिला मनीषा पाढ़ी जी। रोटेक्स यूरो ट्रॉफी जीता है अतिका मीर ने, मतलब भाग लिया उसमें, और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी में आपके ब्लेज मेट्रेवेली जी, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? अब जरा पहले इस क्वेश्चन को समझना, ये वाली यहां तक बात, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन, देखो तो आंसर की बात है सर गुजरात में शुरू हुआ है, और आप कहोगे कि किसने शुरू किया है, तो मैं कहूंगा अनिल ने। अब तुम कहोगे क्या आपके कंपनी के जो ओनर हैं अनिल नागर सर, उन्होंने शुरू किया? नहीं, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसको शॉर्टकट में अनिल कहा जाता है, ये भी याद रखना, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसको रिल कहा जाता है, तो इनको अनिल कहा जाता है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, कहां पे? गुजरात में। अब सर ये ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, जरा समझना। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का प्रयोग करके, कौन सा एनर्जी सोर्स सर? रिन्यूएबल, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो कौन से होते हैं? जैसे सोलर हुआ या फिर विंड हुआ, इनका प्रयोग करके और इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके अपने प्लांट में हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारत का जगह बन गया है गुजरात। अभी हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए जो ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में कई तरीके की चीजें उपयोग की जाती थी, लेकिन अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के कक्ष में क्या किया कि ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन चले गए, मतलब इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉर एग्जांपल सोलर विंड एनर्जी का एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न करने की घोषणा की है। क्लियर हो गया भैया? ये क्या है? तो ये आपको याद होना चाहिए, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे जो ये प्लांट आपको दिख रहा होगा, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का प्रयोग होगा, सोलर का प्रयोग होगा, सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, और उसके बाद क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। देखो यह प्लांट पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा, ठीक है। तो बस अब खेल हो गया, अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम नई दिल्ली में खोला गया है। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेसियल सोलर संयंत्र नई दिल्ली में। भारत में अनुवाद प्रणाली प्राप्त करने वाली पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा। यूपीएसआई वालों देख लेना, यूपी कांस्टेबल आएगा तो ये लाइन आ जाएगा, क्योंकि अब यूपी के भी करंट अफेयर तो अलग से आते हैं ना। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी आईआईटी मद्रास। दिलीप दोषी जी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सर बड़े दुख की बात है कि कल भारत को दो झटका लगा। एक तो भारत टेस्ट मैच में हार गया, और दूसरा दिलीप दोषी जी जो 1979 से लेकर के 83 तक भारत के लिए खेले थे, भारत के लिए स्पिनर की भूमिका निभाते थे, और इन्होंने जो सौराष्ट्र के लिए भी खेले थे, अगर लोकल टीम की बात करो तो ये सौराष्ट्र के लिए भी खेले हुए थे, इनका निधन हो गया। इन्होंने अपने जीवन में 35 टेस्ट खेले थे और 15 वनडे इंटरनेशनल खेले थे, और ये क्रिकेटर। अब इतना बोलने के बाद तो क्रिकेटर ही कहोगे ना। सौराष्ट्र और बंगाल के लिए ये लोकल टीम के रूप में खेले थे, मतलब अपनी जो देसी टीम, और ऐसे ये भारत के लिए खेले हुए हैं। तो इनका निधन हो गया, और आप देख सकते हैं ये दिलीप दोषी जी, ये लंदन में ही इनका निधन हुआ है 77 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। तो दिलीप दोषी 77 वर्ष की आयु में भारत के क्रिकेटर 1979 से 83 तक खेलने वाले, इनका निधन हुआ है, ठीक है, ये याद रखेंगे। आइए अन्य निधन में अगर मैं बताऊं तो एक विजय रूपानी जी का इंपॉर्टेंट बनेगा, उस्ताद गुलाम नबी शाह जी का इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है ना। वैसे नेल्लई सुमुथु ये भी है, पद्मश्री विवेक लागू, ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। अगला, ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत कतर में हमला किया? बता भैया, तुम लोग को पता है मेरे पास कितना यहाँ झंडा रखा हुआ है, ये देख लो, इतना सारा झंडा एकदम लेके क्लास में पड़ा रहता है, ऐसे ही लहरा देंगे कि सब लगा दूंगा क्लास में इधर उधर। बताओ ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह। अच्छा मैं आप लोग को ये बताऊं, एक चीज अभी ये दिख गई, तो ये मेरी करंट अफेयर की बुक्स आती हैं, एक 6 महीने में आती है, एक साल भर में आती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तो अर्धवार्षिक का समय हो गया। मैं इसलिए अभी अपनी करंट अफेयर नहीं लॉन्च कर रहा हूं कि जून जुलाई तक का न्यूज ले लूं। क्या होता है कि मार्केट में करंट अफेयर की बुक्स बहुत सारे पब्लिकेशंस की आ जाएंगी, और वो छाप भी देंगे जुलाई, लेकिन आपका एग्जाम होगा अगस्त और सितंबर में, तो मेरा क्या प्रयत्न है कि मैं जुलाई तक कवर कर लूं उसको, उसके बाद आपका छमाही बुक रिलीज हो। नहीं तो ना वो बस जून तक का लाके इसी जून के लास्ट में छमाही वार्षिकी लॉन्च हो जाएगी, और उसमें खबर रहेगी 2 महीने पीछे तक की, वो नुकसानदायक है। इसलिए मैं रुका हुआ हूं कि नहीं यार जून और जुलाई तक का न्यूज ले लो, अगस्त में पेपर है लेटेस्ट तक का, तो आएगी करंट अफेयर की मेरी बुक, लेकिन जुलाई में, अभी नहीं, जुलाई में आएगी, वो पूरा अपडेट होनी चाहिए। ईरान ने किस देश के खिलाफ, अभी देखो उसका रीजन भी है, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ये जितने हैं सब जुलाई के बाद ही हैं, तो पूरा खबर तो कवर करना पड़ेगा ना, कि आधे अधूरे में थोड़ी दे दे। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह को कतर में, अमेरिका के खिलाफ। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने सताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना कि सर वही वाले सारे ऑपरेशन हम लोग दोहराएंगे कि सर ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है ना, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया। ईरान ने एक और अपना ऑपरेशन चलाया बसायर अल फतह चलाया। अमेरिका ने जो अपना ऑपरेशन चलाया उसका नाम था मिडनाइट हैमर, अमेरिका के ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। और इजराइल ने जो अपना ऑपरेशन चलाया राइजिंग लायन, ठीक है ना, जो आपके इजराइल नहीं तो दोनों कॉमन हो जाते हैं, इजराइल ने जो चलाया उसका नाम था राइजिंग लायन ये। और इस सब युद्ध के बीच में भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जो चलाया ऑपरेशन सिंधु। अब आप देख लेना अपना पेपर, इन 5 ऑपरेशन में से, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, इन 5 ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन आपसे पूछ सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है भारत ऑपरेशन सिंधु, या तो ऑपरेशन सिंधु पहलगाम वाला जरूरी बनेगा, या तो ये, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, बाकी हम लोग तो जान ही रहे, रोज ससुरे भिड़े पड़े हैं, लेकिन यार ये समझ रहा हूं बहुत टाइप का आदमी है, मतलब हम क्लास में नहीं बताते किस टाइप के हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? मजबूरी है लोगों की, करना ही पड़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या, न्यूक्लियर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है ये एक तरीके से, इसको
रोमानिया और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्या बोल दिया गुरुजी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी प्लस रोमानिया, इन दो देशों ने कहा कि भैया जिस हिसाब से दुनिया आपस में लड़ रही है, किसी दिन अगर किसी देश का न्यूक्लियर साइट ब्लास्ट हुआ, अभी अमेरिका ने भी ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे अपना बनाने की कोशिश कर रहा था परमाणु बम वगैरह, या बना ही लिया, तो वहां हमला किया, ऐसा हमला किया कि पृथ्वी के 60 मीटर नीचे तक जाकर के B2 बम्बर, स्टील बम्बर से हमला कर दिया, तो अगर न्यूक्लियर रेडिएशन होने लगा तो फिर कोई बचे बचेगा नहीं। इसलिए उस परिस्थिति में कैसे तैयार रहे, तो इसने कहा कि भैया आइए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और रोमानिया ने कहा दुनिया भर के देशों जरा आओ तुम लोग को सिखा दें कि अगर तुम्हारे देश में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो बचोगे कैसे। 75 देश प्लस 10 अंतरराष्ट्रीय संस्था, इंटरनेशनल संस्थाओं ने मिलकर के इसका क्या किया, प्रिपेयर्डनेस, तैयारी की। पॉइंट समझ रहे हो, क्योंकि ये तय है किसी दिन भारत तो पाकिस्तान तो ईरान तो यूक्रेन तो उत्तर कोरिया तो अमेरिका, इजराइल, ईरान, इन सब में कहीं ना कहीं तुम देखना एक बार ऐसा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक परमाणु का घटना घट जाएगा। अब उस स्थिति में आदमी कैसे रहे, क्या करे, उसके लिए ये कॉन्वेक्स 3 नाम का एक्सरसाइज कराया गया है। सच कहें तो देखो भैया, एक इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन रोमानिया। एक कोई स्टूडेंट आई है सरस्वती प्रजापति, वो पूछ रही है कैसे हो दोस्त, आप लोगों ने नाश्ता किया। सरस्वती अगर ये लोग नाश्ता नहीं किए हैं तो बना बना के पहुंचा दोगी बेटा, नहीं ना, तो उससे अच्छा है पढ़ लो। क्लास में आके दोस्तों का नाश्ता, वो तो सुबह सुबह पोटी भी नहीं गए हैं, पूछो कैसे हो दोस्तों, पोटी करके बैठे हो कि नहीं, ऐसे बैठे हो क्या, तो मतलब क्लास में वो काम करो जो क्लास के लिए जरूरी है। अब सुबह सुबह तुम सबका नाश्ता पूछ रही हो, बना के दे दोगी इन सबको, एक एक थलिया खाते हैं हमारे सब। बाप रे बाप, व्यवहार मत बनाइए, पढ़ लो बेटा, व्यवहार बनाओ, संस्था ही नहीं है, कम से कम मेरी क्लास, ठीक है। तो 10 इंटरनेशनल संस्था और 75 देश, या रोमानिया के साथ, ठीक है ना, 10 इंटरनेशनल संस्था और 75 देश, तो यहाँ पे याद रखिएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसे ही ब्लास्ट हो जाए, पता चले आदमी शासन न ले पावे, निपट लिया, ठीक है ना, निपट लिया, तो इसलिए थोड़ा सा बच करके अगले पॉइंट पे आएंगे। तो कॉन्वेक्स अभ्यास किसने करवाया है, IAEA और रोमानिया ने मिलकर के करवाया 24 जून को, ठीक है ना, 24 जून से शुरू किया गया है। 75 देश, 10 अंतरराष्ट्रीय संस्था, ये सब तैयार हो रहे हैं कि भैया आपात स्थिति के लिए एकदम तैयार रहो, बम पड़ाका लेके, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, अगले पॉइंट पे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ रक्त समूहों वाले रोगियों के लिए, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है, O है, ये सब बहुत नॉर्मल है। एक होता है RH नल, P नल, ये देखो, ये RH नल, ये है दुर्लभ रक्त समूह। एक होता है P नल, ये है दुर्लभ समूह। एक होता है बॉम्बे ग्रुप। बॉम्बे ग्रुप होता क्या है, ऐसा ब्लड ग्रुप भी लोगों में पाया जाता है, A B B A का तो छोड़ो, ठीक है ना। तो ये जो है ये तीनों ब्लड ग्रुप, जैसे किसी को कोई दिक्कत हो जाए, भगवान न करे दुख आ जाए, तो ये जल्दी मिलता नहीं है, तो हुआ क्या, ICMR जो भारत सरकार की संस्था है, ICMR और इनका साथ दिया है राष्ट्रीय इम्यूनो हेमेटोलॉजी संस्थान ने, ठीक है ना। किसने साथ दिया है सर, राष्ट्रीय इम्यूनो हेमेटोलॉजी इंस्टीट्यूट ने, NIIH। इन दोनों संस्थानों ने मिलकर के एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल ई रक्त कोष, तो इन दोनों ICMR और NIIH, जिसको आप कहते हो राष्ट्रीय इम्यूनो हेमेटोलॉजी इंस्टीट्यूट, दोनों ने मिलकर के एक पोर्टल बनाया और बोला कि भाई इस ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं जो डोनेट करते हैं, उनको एक पोर्टल पे पूरी जानकारी रजिस्ट्री के द्वारा रखी जाएगी, ताकि अगर इस तरीके के ब्लड ग्रुप के लोगों को ब्लड की जरूरत हो, या वो डोनेट करना चाहते हो, या फिर वो क्या कि मतलब कि उनकी उपलब्धता कहां पे है, ऐसी जानकारी एक जगह एक पोर्टल पे होनी चाहिए। ये अच्छी चीज है ना। कई बार आप देखते होंगे कि ब्लड ग्रुप के लिए आता है भैया हमारे दोस्त का या मित्र का या किसी का कुछ हो गया, ब्लड की जरूरत है, तो AB O प्लस O माइनस AB प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस, ये सब मिलते रहते हैं थोड़े से प्रयत्न पे, ये वाले मिलेंगे नहीं। तुम सोच लो जितने लोग हमसे पढ़ रहे हो, किसका ब्लड ग्रुप ये है, RH नल, P नल, बॉम्बे ग्रुप, किसी का है नहीं है। तो अब ई रक्त कोष के माध्यम से इन दोनों संस्थाओं ने एक पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि भैया जिसको भी ब्लड की जरूरत होगी इस ब्लड ग्रुप के लोग, वो जाकर के यहाँ पे ब्लड ले लेंगे। सभी को क्लियर हो गया लल्ला, सभी को क्लियर हो गया, यस सर। तो अगर क्लियर हो गया तो आइए अगले पे जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ललित उपाध्याय ललित उपाध्याय किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास ले लिया। भैया उत्तर प्रदेश पुलिस UPSI वालों ज्यादा ध्यान दो, उसके बाद SSC और रेलवे वालों। पहले मैंने यूपी क्यों बोल दिया सर, रीजन है उसका क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से हैं और सर ये वाराणसी में अपना अब हॉकी केंद्र खोलना चाह रहे हैं। अभी जो टीम हमारी भारत की आपकी टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में हॉकी खेलने गई थी, उन दोनों में ही इन्होंने भारत के लिए ब्रोंज या कांस्य पदक लाया, ठीक है ना। उस हॉकी टीम का ये सदस्य थे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में ललित उपाध्याय जी डिप्टी SP हैं, ठीक है ना, डिप्टी SP हैं, तो बताओ पुलिस के डिपार्टमेंट, और उत्तर प्रदेश पुलिस का हॉकी में प्रतिनिधित्व भी करते हैं उपाध्याय जी, है मूल रूप से वाराणसी से, और वाराणसी में अब अकादमी खोलना चाह रहे हैं। राज्य स्तरीय ये खेलते रहेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये खेलते रहेंगे, लेकिन ये अब भारत के लिए बोले अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं से मैं संन्यास ले रहा हूं। तो ललित उपाध्याय जी की व्यक्तिगत इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इन्होंने ये सारे निर्णय ले लिए हैं, ठीक है ना। ललित उपाध्याय जी के भैया अब हम नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा हॉकी से एक बात हम लोग को और याद रखना चाहिए, अभी मात्र 31 वर्ष इनकी उम्र है। 14वां FIH जूनियर विश्व कप, ये वाला जरा बताओ, 14वां FIH जूनियर वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप, इसका आयोजन इस बार आप जान ही रहो भारत में हो रहा है। अभी कल इसके शुभंकर विराज का उद्घाटन किया गया था, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। तो ये वाला भी हम लोग हॉकी से ही रिलेटेड पढ़े थे, और एक न्यूज और हॉकी से। तो ये है ललित उपाध्याय जी, जिन्होंने भारत के लिए पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल, टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल, टीम के 2 ओलंपिक विजेता है। वैसे एक बात और याद रखना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या खेला है, ओलंपिक खेला है, ठीक है ना, ओलंपिक खेला है। तो ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा आपको ध्यान रखनी होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और अगला देखते हैं। तो चलो, और देखो चूंकि ओलंपिक खेले हैं तो यूपी वाले बच्चे तो ठीक है कि वो एसआई या दरोगा के लिए, होमगार्ड के लिए पढ़ ले, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी जरूरी है भाई, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है, ऐसा तो थोड़ी है कि नहीं कि उत्तर प्रदेश के बस ये प्लेयर है। अगले पे आ जाओ, अभी कौन कौन संन्यास लिया, हेनरिक क्लासेन, प्रदीप नारवाल, पीयूष चावला, निकोलस पूरन, सोफी डिवाइन, इतने लोगों ने संन्यास ले लिया। अगले पॉइंट पाएंगे। ऋषभ पंत शतक भी मार दिया तो क्या कर लिए, हार गई इंडिया। तो सर ऐसे पहले बने हैं, लेकिन देखिए समय का कोई, समय बड़ा बलवान है। आज ऋषभ पंत, जितने लोग क्रिकेट जानते होंगे वो जानते होंगे कि ये महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकलते जा रहे हैं शतकों के मामले में।